आज की कहानी है दोस्तों, माँ को गोद। तुम्हें तो मेरे माता पिता की सेवा के लिए लाया गया है। इससे ज़्यादा तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। सुदेश के ये शब्द अभी भी मालिनी के कानों में गूंज रहे थे। ऐसे लग रहा था कि ये शब्द उसके खिलाफ साजिश कर रहे हों। बार बार उसके दिमाग में घूमकर उसे हथौड़े मार रहे हों। सिर दर्द से फटा जा रहा था और आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। पर सबकी उसे पड़ी कहाँ थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। जेठ जेठानी, ननद नंदोई सब अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पति अमित अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से रवाना हुए हैं। इतने में ननद सुनीता कमरे में आई और उससे बोली, भाभी कब तक ये आंसू बहाती रहोगी? भाई तो सीधी सीधी जवाब देकर गया है कि वो सिर्फ तुम्हें माँ की सेवा के लिए लाया है, तो अपना फर्ज निभाओ। जब तक माँ पापा हैं तब तक ही तुम यहाँ पर हो। उसके बाद तो भैया तुम्हें अपने साथ कभी नहीं ले जाएंगे। इतने में जेठानी मेघा भी कमरे में आ गई और आते ही बोली, अरे हम लोग जा रहे हैं, कम से कम मुस्कुराते हुए चेहरे से विदा कर दो। क्यों बेवजह की मनहूसियत फैला रही हो? पति बाहर कमाने ही तो गया है, वापस लौटकर भी आ जाएगा। और कमाएगा नहीं तो तुम लोगों को खिलाएगा क्या, जो बेवजह का तमाशा कर रही हो? कोई पहली बार तो गया नहीं है जो इतना नाटक कर रही हो। लेकिन मालिनी अपने पलंग से उठकर खड़ी तक नहीं हुई। सबको लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तब तक सासू माँ कमला जी भी कमरे में आ गई। आते ही गुस्से में बोली, अरे ये क्या रोनी सूरत बना रखी है? अब पति कमाने भी नहीं जाएगा क्या? चुपचाप से उठ और इन दोनों को भी खुशी खुशी रवाना कर। आखिर मालिनी नहीं उठी तो ये देखकर तीनों तमतमाती हुई खुद ही बाहर आ गई। ननद और जेठानी तो अपना अपना सामान उठाकर अपने अपने पतियों की गाड़ी में जाकर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद दोनों कारों के वहाँ से रवाना होने की आवाज़ आई। इधर कमला जी भी दरवाज़ा बंद कर कमरे में आई और मालिनी को डांटने लगी, ये क्या नाटक लगा रखा है बहू? घर में बच्चे आए थे, तुमने उनसे ठीक से बात तक नहीं की और अजीब जिद लगा कर बैठी हो कि पति के साथ जाना है, उसके साथ रहना है। अरे पूरी ज़िंदगी उसी के साथ तो रहना है। तुझे कुछ दिन हमारी सेवा कर लेगी तो कुछ हो नहीं जाएगा तेरा। अब चुपचाप उठ और रसोई की सफाई कर दे। पूरी रसोई बिखरी पड़ी है। आजकल की बहुओं को तो सास ससुर की सेवा करते ही जैसे रोना आता है। ना खुद सेवा करती हैं और ना अपने पति को ही करने देती हैं। मुंह उठाकर कह देती हैं कि पति के साथ जाना है, उनके साथ रहना है, जैसे पति के अलावा कोई है ही नहीं। परिवार तो जाए भाड़ में इनकी बला से। कहती कहती कमला जी भी कमरे के बाहर निकल गईं। वहीं पलंग पर बैठी बैठी कमला जी की बड़बड़ाहट आंसुओं के साथ सुनती रहीं। 1 साल हो चुका है उसकी शादी को। घर के सबसे छोटे बेटे अमित की पत्नी बनकर वो इस घर में आई थी। ये शादी अमित के पिता भवानी प्रसाद जी ने कराई थी। अच्छा खासा तजुर्बा था उनका, पैसों से नहीं बल्कि नाम से। पैसा इतना ही था कि उन्हें उच्च माध्यम वर्गीय कह सकते थे। उन्होंने अपनी ईमानदारी से ज़िंदगी में नाम तो बहुत कमाया, पर उनके बच्चों को उनकी कद्र कभी नहीं थी। कभी उनके मान सम्मान का
उन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा। बच्चे तो ऐसे ही थे, बहू मेघा भी ऐसी ही थी, पर वो तो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। ऊपर से पत्नी कमला जी किसी को कोई इज्जत नहीं करती थी, जो मुंह में आता वही बोल देती। मालिनी भवानी प्रसाद जी के दोस्त की बेटी थी, जो मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बिन माँ की बेटी होने के बावजूद भी उसमें संस्कार पूरे थे। परिवार को परिवार समझकर चलती थी और उसकी यही आदत भवानी प्रसाद जी को बहुत पसंद आ गई। हालांकि मालिनी को इस घर में कोई भी बहू बनाकर नहीं लाया था और ना कोई चाहता था, पर भवानी प्रसाद जी के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाया और मालिनी इस घर की बहू बनकर आ गई। लेकिन अब भवानी प्रसाद जी के बिस्तर पड़ने के बाद मालिनी की कोई इज्जत भी नहीं रही। तानों की बौछार भी अब तेज हो चुकी थी, पर बिस्तर पर पड़े पड़े उनकी हालत देखकर उन्हें दुख होता था। इधर अपने कमरे में पड़े पड़े भवानी प्रसाद जी भी आंसू बहा रहे थे, लेकिन क्या कर ही सकते थे। परिवार वालों ने तो मौका मिल चुका था अपनी जुबान खोलने का। सचमुच उन्होंने तो अपनी मर्जी थोप कर मालिनी की शादी करवा दी थी, पर ये शादी ना होकर मालिनी की बर्बादी ही रही और कुछ भी नहीं, क्योंकि नौकरी तो अमित इस शहर में भी कर सकता था, पर उसने जानबूझकर ट्रांसफ़र लिया। अमित वहाँ किसी और लड़की के साथ लिव इन में रिलेशनशिप में रह रहा था। उसका नाम नेहा था और बहुत जल्द ही उससे शादी करना चाहता था और इसी सिलसिले में वो इस बार यहाँ आया था। भवानी प्रसाद जी से तो मिलने का सिर्फ बहाना था, इसलिए पूरा परिवार एक साथ यहाँ इकट्ठा हुआ था। पर जो भी बात हुई बंद कमरे में ही हुई, भवानी प्रसाद जी के साथ ही हुई। कितनी अजीब विखंड बना थी। फैसला भी उन्हीं के सामने हुआ कि जब भवानी प्रसाद जी की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ये शादी होगी, नहीं तो दुनिया को बोलने का मौका मिल जाएगा। और उससे भी बड़ा कारण था कि अभी तो फ्री की नर्स मिली हुई थी। अगर मालिनी चली जाती तो ये सेवा कौन करता। इसीलिए भवानी प्रसाद जी ने मालिनी को अमित के साथ जाने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने इसका कारण नहीं बताया, नहीं तो मालिनी को दुख होता। लेकिन मालिनी तो ये बात सुन चुकी थी। जब वो लोग कमरे में बात कर रहे थे और मालिनी चाय पकड़ाने के लिए कमरे में आ रही थी, तब उसे ये बात सुनाई दी थी। 1 महीने बाद भवानी प्रसाद जी इस दुनिया से चल गए। तब सारे परिवार के लोग वापस एकत्रित हुए। इस बार अमित के साथ नेहा भी आई थी। हालांकि रिश्तेदारों में उसने अपनी बताकर ही उसकी पहचान कराई थी। जब सारा क्रियाक्रम हो गया तो पूरा परिवार बाहर कमरे में एकत्रित था। उस समय मालिनी रसोई में काम कर रही थी। तब कमला जी ने मालिनी को बुलाया। जब मालिनी रसोई से निकलकर बाहर आई तो अमित ने कुछ पेपर्स उसके सामने रखते हुए कहा, देखो मालिनी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता की सेवा के लिए लाया गया है। इससे ज़्यादा मेरा कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं। अब मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम्हें यहाँ रहना है, आराम से रहो, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई घर नहीं। तुम्हारा खर्चा भी हम उठा लेंगे। यहाँ रहकर मेरी माँ की सेवा करो। पर अब मैं नेहा के साथ शादी कर रहा हूँ, इसलिए इस तलाक के पेपर्स पर साइन कर दो। मालिनी ये सुनकर हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। जानती थी कि ये होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। इतने में भवानी प्रसाद जी का दोस्त वहाँ एक वकील के साथ आ गया तो सब लोगों ने बातचीत का मुद्दा बदल दिया। वहाँ बैठते ही उसने कुछ पेपर्स निकाले और वकील को देते हुए बोले,
ये वसीयत भवानी प्रसाद जी ने बनाई थी अभी 1 महीने पहले। वकील साहब जरा पढ़ दीजिए और सबको भवानी प्रसाद जी के साइन भी दिखा दीजिए। उनकी बात सुनते ही सब लोग एक दूसरे का शक्ल देखने लगे और कमला जी बोली, तो आप उस दिन वसीयत के लिए यहाँ आए थे? जी भाभी जी, पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं। कैसे पता चलता आपको भाभी जी? आप भाई साहब के बिस्तर पड़ने के बाद बैठी कब उनके पास? मालने के अलावा तो कोई उनसे बात करने के पास जाता ही नहीं था। उनकी बात सुनकर कमला जी ने मुंह बिगाड़ लिया। ठीक है, पढ़ो। वैसे भी जानती हूँ प्रॉपर्टी तो हम ही लोगों की में बंटनी है। वकील साहब ने वसीयत खोली तो सब लोग सांस थामे उसे सुनने को तैयार हो गए। आखिर सब जानना चाहते थे कि हिस्से में कितना क्या आया है। तभी वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं भवानी प्रसाद अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत तैयार कर रहा हूँ। इस वसीयत के अनुसार मैं अपने तीनों बच्चों को इस प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ, क्योंकि जीते जी उन्होंने कभी मेरा मान सम्मान नहीं रखा। वहीं इस प्रॉपर्टी को 2 हिस्से में होंगे। एक हिस्सा मेरी पत्नी कमला को दिया जाएगा, जिससे वो अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पर मोहताज न हो, और दूसरा हिस्सा मेरी छोटी बहू मालिनी के नाम कर रहा हूँ। उस बच्ची ने मेरे बच्चों से बढ़कर मेरी सेवा की है, तो वो इस हिस्से की पूर्णतया हकदार है। सुनकर सब लोग हक्के के बक्के रह गए। अरे, ऐसे कैसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं पापा हमें? हम उनके बच्चे हैं, हमारा पूरा हक है इस प्रॉपर्टी पर। हम कोर्ट जाएंगे। ननद सुनीता तिनमिनाते हुए बोली, आपको कहीं भी जाना है आप लोग जाइए। वसीयत भवानी प्रसाद जी ने खुद बनाई थी। कोई भी कोर्ट इस वसीयत को आपको आपका हक नहीं दिलवा सकता। वकील ने कहा, जरूरी कागजात जो मालिनी के नाम थे अपने साथ लेकर रवाना हो गए, ये कहकर कि ये पेपर्स बाद में हमसे ले लीजिएगा, आपको अभी पेपर्स नहीं दिए जाएंगे। भवानी प्रसाद जी का हमसे यही अनुरोध था। उनके जीते जी ही घर में हंगामा शुरू हो गया। देखो, सेवा के बहाने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली इसने। मेरे बच्चों का हक छीन रही है। शराफत से इसका हक वापस कर दे। तेरा इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। कमला जी बोली, हाँ मालिनी, वो प्रॉपर्टी तुम वापस कर दो और तलाक के पेपर पर साइन कर दो। बस बहुत हो गया। हम मानते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए ऑफर कर रहा हूँ कि यहाँ रहकर माँ की सेवा कर लेना। हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे। अमित ने बड़ी बेशर्मी से कहा। उसकी बात सुनकर मालिनी को गुस्सा आ गया। मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारी माँ को गोद नहीं लिया था जो तुम ये बात कह रहे हो, और किस हक से कह रहे हो कि मेरे पास अब कुछ नहीं है? मेरे पास इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मौजूद है। पापा जी ने कहा था कि अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना, तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना भला बुरा खुद देख लूँगी। कमला जी बीच में ही बोली, क्यों माँ जी, बिन सेवा के मेवा चाहिए आपके बच्चों को? कभी अपने पिता का मान सम्मान नहीं किया। इन लोगों ने उन्हीं के सामने बैठकर उनकी ही मौत की बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है उस दिन आप लोगों ने जो बंद कमरे में बात की वो मुझे सुनाई नहीं दी? वकील साहब कह चुके हैं कि आपको जिस कोर्ट में जाना है आप वहाँ जाइए। और रही बात मेरी, तो मैं फ़िलहाल यहीं रहूँगी। और सही बात तलाक की, तो जब तक आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाएगी तब तक मैं तलाक नहीं दूंगी। कहकर मालिनी उस घर से निकल गई। उसके इस रवैये से सब लोग हैरान रह गए। कहा तो सब उसे सीधी सादी गाय समझ रहे थे, और वहाँ वो इतनी तेज तकरार निकली। वहाँ से निकलकर मालिनी सीधे भवानी प्रसाद जी के दोस्त के यहाँ गई। कुछ दिनों बाद जब प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसे मिल गया, उसके बाद ही उसने तलाक के पेपर पे साइन किए। एक छोटा सा फ्लैट खरीद कर उसी में रहने चली गई और आत्मनिर्भर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ कमला जी बिल्कुल अकेली रह गई, क्योंकि कोई भी बेटा उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। किसी ने सच ही कहा है कि कर्मों का फल यही भुगतना होता है।